नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए UPPCS 2023 से जुड़े मॉडल टेस्ट पेपर। तो इसी मॉडल टेस्ट पेपर में आज हम दृष्टि IAS संस्थान का पेपर संख्या 16 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा GS सेकेंड पेपर है, यानी CSET। तो देखते हैं ज़रा। इसमें 1 से 5 तक गद्यांश पढ़ना है। अनसीन्स के आधार पर क्वेश्चनों के आंसर देना है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य पहली पहचान ये है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होती है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज़ जिसे वह ही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। तो ये था अनसीन आज का मित्रों। अब हमें अनसीन से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेखक कैसे जीवन को महान बताता है? स्वावलंबन पूर्ण जीवन को, कर्तव्य परायण जीवन को, साहसपूर्ण जीवन को या विवेकशील जीवन को? तो मित्रों, इसमें किस जीवन को सबसे महान बताया है? तो वो है बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ और बेबाक, यानी कुल मिला के साहस को इसमें बताया गया है कि एक साहसी मनुष्य ही कैसा होता है? साहसपूर्ण जीवन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा साहसी का विलोम क्या होता है? तो साहसी का विलोम मित्रों होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक। नेक्स्ट चलते हैं। लेखक के अनुसार कैसा व्यक्ति अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है? मौके पर साहस दिखाने वाला, मौके पर साहस न दिखाने वाला या आत्मनिष्ठ? तो लेखक के अनुसार मौके पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लेखक के अनुसार कैसा व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है? अवसर के अनुसार चलने वाला, दूर की सोचकर जीने वाला, जनमत की उपेक्षा न करके जीने वाला? तो इसका आंसर मित्रों होगा जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे देखते हैं। 5 क्या कह रहा है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं इसमें। साहस ज़िंदगी की कैसी ज़िंदगी होती है? साहस की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी होती है? बोझिल, कष्ट देने वाली, सबसे छोटी या सबसे बड़ी? तो साहस की ज़िंदगी मित्रों सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सुनख का पर्यायवाची शब्द नहीं है सुनख। तो ऑप्शन ए स्वान, सारमय, कुक्कुर या हंस? ठीक है। तो यदि हम बात करें तो इसका आंसर होगा हंस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिन मांगे जो मिले के लिए एक शब्द बताइए। बिना मांगे जो मिले, आयाचित, अमूल्य, अलंघ्य या अमानत? तो बिना मांगे जो मिलता है उसको कहा जाता है आयाचित। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
अधीर का अर्थ क्या है? आकुल, आश्रित, अक्षय, अटल। तो अधीर का अर्थ होता है मित्रों क्या? आकुल। क्या होता है? आकुल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? क्या किस वाक्य में होगा अल्प विराम का? प्रदूषण एक अभिशाप, बस हो गया रहने दो, मोहन बाजार गया था, वाह तुमने फिर यह कर दिखाया। तो अल्प विराम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अल्प विराम जो होगा वो मित्रों होगा बस रहने दो, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, संकलन का विलोम है सुकल, व्याकलन, संग्रहित, एकत्रित। तो संकलन का विलोम है मित्रों, संकलन का विलोम है व्यकलन। क्या है मित्रों? व्यकलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध वाक्य। वह, तुम और हम जाएंगे। ठीक है। वह बहुत ही आनंदित हुआ, आग मुझे उष्णता प्रदान करती है। ये पंक्तियाँ साकेत से ली गई हैं। ली है, ये पंक्तियाँ साकेत से ली है। तो अशुद्ध वाक्य में अगर हम देखें मित्रों तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये पंक्तियाँ साकेत से ली हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा अशुद्ध है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग क्या है? किया गया है। अच्छी तरह बाहर भीतर देख लो, वह काली गाय घास चर रही है, वह अपना सिर खुजलाता है, तुम मन लगाकर पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो अच्छी तरह बाहर भीतर देख लो क्रिया विशेषण को बताना है। तो मित्रों यहाँ पर क्रिया विशेषण अच्छी तरह बाहर भीतर देख लो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जरा देखते हैं 13 क्या कह रहा है। अंधा पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हानि ही हानि होना, एक की मजबूरी में दूसरे को लाभ लेना, लाभ कम हानि ज़्यादा, मालिक से दुश्मनी करना। अंधा पीसे कुत्ता खाए, तो इसका मतलब होता है हानि, एक की मजबूरी में दूसरे का लाभ होना। ये है आपका थर्ड बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं 14 क्या कह रहा है। योजक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए या शब्दों की पुनरुक्ति के लिए। तो यदि हम बात करें योजक के बारे में तो योजक का प्रयोग होता है शब्दों की पुनरुक्ति के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द दुरावस्था, स्वास्थ्य, सदृश, फीसदी। तो अशुद्ध वर्तनी वाले अगर हम बात करें तो कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी होगा? तो मित्रों यहाँ पे दुरावस्था अशुद्ध वर्तनी होगा। ठीक है। स्वस्थ, सदृश, फीसदी। तो यहाँ फीसदी, तो यहाँ पे अशुद्ध है दुरावस्था। कौन सा है मित्रों? दुरावस्था हमारा अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16 से 20 और ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसके हिसाब से आंसर देना है। द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ इन ए रिसेशन अकॉर्डिंग टू द IMF। दिस रिसेशन ट्रिग्ड बाई ए ग्रेट लॉकडाउन will be more intense and more extensive than the Great Recession in the wake of the global financial crisis GFC, but that is not the only factor that separates the corona financial crisis from the GFC. The GFC originated in the financial sector as banks and financial intermediaries got carried away by irrational exuberance and recklessly pilled on risk. In contrast, the CFC came from outside the economic system. We are of the course seeing that even during this crisis, just like in 2008, governments are coming out with fiscal stimulus
package and central bank with monetary stimulus package, but these are not solutions to the pandemic. They are just holding operation till the central problem is resolved. The GFC originated in the supreme mortgage sector of the US and then rapidly engulfed the world. The CFC originated in the Hubei province of China and rapidly engulfed the world. How the policy intervention interact with one another makes for another difference between the two crises. During the resolution of the GFC solution in the financial sector and in the real economy reinforced each other. In contrast, in managing the challenges of the CFC, what we are seeing is tension between the various sets of the policy actions. The global financial crisis, although it was called global, did not affect all countries equally, and that accounts for the fourth difference between 2000 and now. China was less affected even as all rich countries were in financial meltdown. तो मित्रों ये था पैराग्राफ। अब हमें इस पैराग्राफ से और भी है पैराग्राफ। फॉर देयर डिफरेंस द GFC एंड CFC आर सिमिलर इन रिस्पेक्ट दे बोथ टीच अस लाइफ इनहेंसिंग लेसन। द GFC forcefully reminded us that greed and advice will only bring tears in the end. The CFC is teaching us that the force of nature is bigger than combined forces of our science and technology. Hubris is wrong. तो अब इसके हमें आंसर देने हैं मित्रों। तो ज़रा आंसर देते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द स्टेटस द ग्लोबल इकोनॉमी अकॉर्डिंग द पैसेज। तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है, रिसेशन है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कोरोना फाइनेंशियली क्राइसिस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ लॉकडाउन। काय का बाई प्रोडक्ट है मित्रों, बाई प्रोडक्ट ऑफ आउटसाइड द फाइनेंशियल सिस्टम। क्या है, आउटसाइड द फाइनेंशियल सिस्टम। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू टैकल द कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस। तो क्या सॉल्यूशन लिया गया है कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस का। तो मित्रों ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, यानी आपका नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है हमारा द पॉलिसी इंटरवेंशन टैकल द कोरोना क्राइसिस आर इन। तो ये है आपका टेंशन विद ईच अदर। क्या है, टेंशन विद ईच अदर। द ट्रू नेचर ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 वाज। क्या है, तो ये है आपका अनइक्वल। कैसा है, अनइक्वल रहा है, डिफरेंस बिटवीन 2008 एंड नाउ। ठीक है। चूज द वर्ड विच अपोजिट ऑफ मॉलेस। मॉलेस का अपोजिट चाहिए, तो मॉलेस का अपोजिट होगा एस। क्या होगा मित्रों, एस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और उसे देखते हैं 22 क्या कह रहा है हम लोग। पिक आउट द सिनोनिम ऑफ एक्सरेट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होगा इसका अपोजिट, इसका सिनोनिम्स कर्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मेल स्टॉर्म, व्हील विंड, प्लेवर और ब्रूहा। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्पेल्ड। तो इनकरेक्ट स्पेल्ड जिसकी है वो है आपका प्लीवर, P11। तो P11 नहीं होता है, ये होता है PALAVER। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड। Delhi's air quality has been between good and satisfactory categories for the past 1 week। तो क्या करना है इसमें, ऑस्किलेटिंग, वेंडरिंग, मूविंग या सेपिंग। तो इसमें मित्रों होगा आपका क्या,
एस्केलेटिंग, ऑसिलेटिंग यानी घूम रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, fill in the blank appropriate word. Democracy act as an open space, thus in constitutional terms an individual citizen to exist in the country bars, differs, checks and enables. Democracy act as open space, एक ओपन स्पेस है, दस इस प्रकार इन द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स bars and individual citizen exist in the country, differs, checks and enables. तो इसका मित्रों होगा आपका enables and individual citizens. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, क्या है? Identify the part of speech the underlined word that is the reason why you all are spot on in your movements. तो रीज़न क्या है आपका? नाउन है, एडवर्ब है, प्रोपोजिशन है या आपका वर्ब है? तो नाउन जो ये है जो आपका रीज़न क्या है आपका? रीज़न मीन्स द कॉज, ठीक है, एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन एंड एक्शन। तो ये आपका क्या है? हैंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ये नाउन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, identify the part of speech of the underlined word, the management and the transfer of agriculture technologies or commercialization purpose is considered to the new concept in India. ये क्या है आपका? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड, एग्रीकल्चरल यानी कृषि, एडवर्ब है, इंटरसेक्शन है या आपका नाउन है या एडजेक्टिव है। तो एग्रीकल्चरल, ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, तो ये आपका क्या है मित्रों? ये आपका एक तरह से कृषक यानी एडजेक्टिव हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और देखते हैं द फ्रेजेस। द गिफ्ट ऑफ गेव स्टैंड्स फॉर टैलेंट फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम I am so sorry, I totally forgot about the work she said. She was so sorry that she had forgot totally about the work. She apologized and said that she had totally forgotten about the work. Totally forget about the work. She was so sorry for having totally forgotten about the work. अच्छा, she is being sorry for having totally forgotten about the work. She have forgot. She apologized and said that she had totally forgotten about the work. तो यहाँ पे बताना है हमें कौन सा है सही आपका। तो यहाँ पे मित्रों है she apologized and said that she had totally forgotten. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं क्या कह रहा है 30। Change the given sentence into passive voice. Cooking kills most of the bacteria present in the food. Cooking kills most of the bacteria present in the food. तो A ऑप्शन, the bacteria present in the food have been killed by cooking. Okay, the bacteria are killed by cooking present in the food. Okay, the bacteria have been killed by cooking present. Cooking kills present in the food have been killed are killed by cooking present in the food. ठीक है, तो यदि यहाँ पे हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो द बैक्टीरिया प्रेजेंट द फूड आर किल्ड बाय कुकिंग, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31A। क्या है 31A, जरा इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि एक काली बिल्ली ने एक यात्री का रास्ता काट दिया और कुछ ही समय बाद उस व्यक्ति का सारा सर फूट गया और इसका कारण उस काली बिल्ली का रास्ता काटना है। इसमें शामिल तर्क दोष क्या है? तो यहाँ पे बात करते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि एक बिल्ली काली बिल्ली ने एक यात्री का रास्ता काट दिया और कुछ ही समय बाद उस व्यक्ति का सर फूट गया। इसका कारण उस काली बिल्ली का रास्ता काटना है। इसमें तर्क दोष क्या है? मिथ्या कारण, विग्रह, त्वरित सामान्यीकरण, आत्माश्रय। तो यहाँ पे मित्रों क्या होगा? तो यहाँ पे होगा आपका 31A मिथ्या कारण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। समस्या समाधान में किस प्रकार का विचार प्रक्रिया समस्या का निष्कर्ष प्रस्तावना में शामिल नहीं होता, क्योंकि बौद्धिक विषयों के निर्माण में समाधान की आवश्यकता नहीं होती। विश्लेषणात्मक सोच, सिंथेटिक सोच, A और B, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये होगा आपका सिंथेटिक सोच। क्या होगा? सिंथेटिक सोच। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। ग्रेप वाइन एक रूप है। औपचारिक संचार, लिखित संचार, अनौपचारिक संचार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मित्रों होगा अनौपचारिक संचार का। किसका होगा? अनौपचारिक संचार का। किसी समूह में कुछ गलत होने पर समूह के अन्य सदस्यों द्वारा दोषी ठहराए जाने को किस शब्द से जाना जाता है? स्केप गोटिंग, रेजिस्टेंस, कन्फॉर्मिटी, कंप्लाइंस। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये होगा आपका स्केप गोटिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 और इसको देखते हैं 35 को क्या कह रहा है। 35, निम्नलिखित में से एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गुटकूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं इसमें देश, परिवार, समुदाय, इलाका, व्यक्ति। तो यहाँ पे कौन सा क्रम सही होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहला क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, यानी 4। फिर वो व्यक्ति कहाँ किसका सदस्य होता है? पहले वो अपने परिवार का सदस्य होता है। फिर वो कहाँ रहता है? वो उस समुदाय में रहता है। फिर वो उस इलाके में रहता है और फिर वो उस देश का सदस्य होता है। यानी 5 3 4 3 5 2 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। प्रतिरोध ओम मात्रक है, आयतन लीटर में नापा जाता है, दाब बैरोमीटर में नापा जाता है, ठीक है, और समय सेकंड में नापा जाता है। तो यदि हम बात करें इसमें कौन विषम युग्म है? तो यहाँ पे विषम युग्म की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर ये सारे आपके राशियाँ हैं और ये मात्रक हैं, ठीक है, लेकिन दाब जो है वो मात्रक नहीं, वो उसका यंत्र है, यानी सी हमारा डिफरेंस होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। देखते हैं 37 क्या कह रहा है। नीचे दी गई आकृतियों में एक को छोड़कर शेष सभी एक निर्धारित क्रम बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भिन्न है? तो ज़रा देखते हैं आकृति भिन्न है। तो यहाँ पे 3 बजने में कितना है? 5 मिनट कम। यहाँ पे 9 पूरा बज गया है, यहाँ पे 6 बज गया है, यहाँ पे 9:10 बज गया है, यहाँ पे आपका ये बज गया है। तो यहाँ पे तो ये देखिए इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट कहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मित्रों अगर आकृति भिन्न है तो एफ ही आकृति ऐसी है जो भिन्न होगी, लेकिन यहाँ पे है ठीक है। तो यहाँ पे जो आकृति भिन्न है वो
बी आकृति भिन्न है। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगर इसमें हम देखें तो सारी की सारी जो हैं आकृतियाँ वो 90 डिग्री वाली सुई 90 डिग्री दक्षिणावर्त और मिनट वाली सुई 45 डिग्री पर है। ठीक है, जैसे 90 डिग्री वाली सुई ये देखिए, ठीक, ये वाली यहाँ भी 45-90, यहाँ भी 45-90, यहाँ भी आपका ये 45-90 नहीं, ये 90 डिग्री हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, ये आपका 45-90 ये और ये, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो आपका बी में डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं और दो पूर्व धारणाएं दी गई। किसी धारणा के प्रत्यक्षता तो नहीं लिखा जाता, लेकिन किसी भी विषय वस्तु दस्तावेज अथवा लेख को लिखने से पूर्व उसे उस विषय से अंतर्निहित समझ पाना माना जा सकता है। निम्नलिखित में से अंतर्निहित पूर्व धारणा का चयन करिए। कथन, यह एक विडंबना है कि एक देश जो संभावनाओं, संसाधनों, अवसरों और उम्मीदों से भरपूर है वह अभी भी भयंकर गरीबी, वर्ग विभेदीकरण और सामाजिक असमानता से पीड़ित है। ये तो कथन है। अगर इसकी पूर्व अवधारणा में देखें, इसमें विडंबना को समाप्त करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। ठीक है, यह एक विडंबना है कि देश की संभावनाओं को और संसाधनों, अवसरों, उम्मीद भरपूर फिर भी भयंकर। ठीक है, दूसरी, एक ही समय किसी बात के सकारात्मक और नकारात्मक होने की संभावना विडंबना के एक पक्ष को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो मित्रों, जो पूर्व अवधारणा है उनमें ये तो उसका कारण यानी निष्कर्ष को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो केवल पूर्व अवधारणा दूसरी है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, देखते हैं 39 क्या कह रहा है। एक बस शहर ए से चलना शुरू करती है। बस में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की दुगनी है। ठीक है, शहर जेड में 5 महिलाएं बस में चढ़ती हैं जबकि 20 पुरुष बस के साथ उतर जाते हैं। अब बस में महिलाओं और पुरुषों की संख्या एक समान हो जाती है। शुरुआत में बस में कितने यात्री थे? तो यानी एक बस ए शहर से चलना शुरू करती है तो उसमें महिलाओं की संख्या की दुगनी है, तो पुरुषों यानी मेल इज इक्वल टू 2 वुमेन। ठीक है, जेड शहर में 5 महिलाएं बस में चढ़ती हैं जबकि 20 पुरुष क्या हो जाते हैं, उतर जाते हैं। m-20, ठीक है, और 2w + 5। पुरुष कितने मान लें? ऐसे करो, क्या कहते हैं, पुरुष हम मान लेते हैं मित्रों। देखते हैं सवाल, एक ए शहर से, तो हमने मान लिया कि मेल इज इक्वल टू 2 वुमेन। आदमी कितने हैं? बसों से महिलाओं की संख्या के दुगने हैं। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या है, जेड शहर में 5 महिलाएं चढ़ती हैं, यानी अब वुमेन कितनी हैं, W हैं हमारी, तो अब हो गई W + 5। महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, W + 5। जबकि पुरुष क्या हैं, उतर जाते हैं 20, तो पुरुष थे 2W, तो -20 हो गया हमारा, इज इक्वल टू क्या है, W + 5। तो अब महिलाओं और पुरुषों की संख्या एक समान हो जाती, समान हो गई, तो W इज इक्वल टू 20 + 5, यानी W इज इक्वल टू 25, तो मेल इज इक्वल टू 50, यानी टोटल हो गया 75। कितना हो गया, 75, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और देखते हैं 40 क्या कह रहा है। तो 40 देखते हैं मित्रों, क्या कह रहा है 40। यहाँ पर सर्किल है और सर्किल के अंदर संख्या है और x की वैल्यू निकालनी है। एक 107, 66 और 33 और 47। मित्रों इसको चुनते हैं हम लोग, इसको। तो सबसे पहले देखें 107 + 66 ये कितना हुआ, और इसी में घटा देंगे 33 + 47, तो ये हो जाएगा आपका 92
3। ऐसे ही आपका 101 प्लस 88, ठीक है, माइनस 52 माइनस 44, ये भी हो जाएगा 93। ऐसे ही आपका 114 प्लस 44 माइनस 22 प्लस 43, ये भी डिफरेंस कितना है आपका, ये भी डिफरेंस आपका 93 है। तो इनका निकालना है तो 132 प्लस 214, ठीक है, 132 प्लस 214 माइनस 37 प्लस x। तो जब इसको घटाएंगे और हमें ये पता है कि अंतर कितना आना चाहिए 93, तो इनको जोड़ के उनको घटाने के बाद हमारा x कितना हो जाएगा 216 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ज़रा देखते हैं। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं जो क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में पूरा भर देते हैं। टंकी को बाहर निकलने वाले पाइप, एक बाहर निकलने वाला पाइप भी लगा हुआ है। जब तीनों एक साथ खोल दें तो पूर्णतः खाली टंकी 20 मिनट में होती है, ठीक है, पूर्णतः खाली कितने में हो जाती है 20 में हो जाती है, ठीक। तो अब पानी निकलने वाला पाइप की टंकी खाली करने में कितना समय लेगी, पानी निकलने वाला पूर्णतः खाली करने में 20 मिनट। तो ज़रा एक बार देखते हैं, दोनों नल एक साथ खोल दें, 1/12 प्लस 1/15 और खाली कर दें हैं वो भी एक साथ खोल दिए माइनस 1/20। तो ये हो गया 5 प्लस 4 माइनस 3, 9 और 3 यानी 6/60, कितना हो गया 6/60, यानी आपका 1/10, यानी अभीष्ट समय कितना लगेगा 10 मिनट लगेगा, ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रोड को URDG में लिखा जाता है तो स्वान को लिखने में क्या अंतर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो R + 3, O + 3, A + 3 और D + 3, तो ++3 करके करना है। तो उसी हिसाब से जब आप +3 करेंगे तो ये बनेगा बेड ZDQ, यानी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी आपका बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 36x15 आकार के एक आयताकार फर्श पर आयताकार टाइल्स इस प्रकार बिछाना है कि फर्श का कोई भी हिस्सा न छूटे। इसके लिए आवश्यक न्यूनतम टाइल्स की संख्या क्या होगी। तो 36x15, इसका हम लोग महत्तम मिनिमम क्या निकाल लेंगे, समावर्तक निकाल लेंगे, क्या मासा निकाल लेंगे। तो इसका जब मासा निकालेंगे तो मित्रों, तो इसका मासा क्या होगा, इसका मासा हमारा 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 36x15, इसका मासा हुआ 3, ठीक है। अब 36x15 इसका मासा 3, तो टाइल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, टाइल्स की संख्या, टाइल्स का आकार 5x12, कितनी 5x12, 5x12 यानी 12×5 60, यानी न्यूनतम टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और देखते हैं क्या कह रहा है। 44, बहुलक और माध्यक क्रमशः 4, 6 हैं, तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और माध्यम के बीच फॉर्मूला होता है बहुलक = 3 गुणे माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो 3 क्या है, बहुलक है वो माध्यक, 4 3 × 6 माइनस 2 × माध्य, तो फिर करेंगे 6 × 18, ठीक है, यानी 18/2 माइनस 15, 6 × 18 माइनस 4, 4 उधर गया तो ये बचा आपका 14 और आया 7, कितना आ गया 7, ऑप्शन सी हमारा। 3 गुणे माध्यक माइनस हो जाता है 2 गुणे माध्य इक्वल टू बहुलक होता है। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कोई भी पेपर मैगजीन नहीं है। यदि ये दोनों कथन निश्चित रूप से सत्य हैं तो निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष मुख्य रूप से निकाला जा सकता है। तो मित्रों, ये निकाला जा सकता है कुछ कैलेंडर मैगजीन नहीं है,
नेक्स्ट चलते हैं। एक महिला कहती है, यदि आप मेरी आयु की संख्या को उल्टा कर दें तो प्राप्त संख्या मेरे पति की आयु को दर्शाती है। निस्संदेह रूप से यह मुझसे वरिष्ठ है, तो हमारी आयु के बीच का अंतर हमारी आयु के कुल योग का 1/11 है। उस महिला की आयु ज्ञात करिए। यानी एक महिला है, कहती है कि महिला की आयु x मान लें, ठीक है, और उलट कर दें तो पति की आयु हो जाएगी। तो ऐसे करें, 2 अंकों में मान लें 10x और y, और इसको उलट दें यानी 10y प्लस x, ये पति की आयु हो जाएगी, ठीक है। और मेरे दोनों की आयु का अंतर हमारी कुल आयु के योग का 1/11 है। दोनों की आयु का यानी 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x माइनस x क्या है, दोनों की आयु के योग का 1/11। 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज 11। तो ये किया तो ये हुआ 9x माइनस 9y इक्वल टू 11x माइनस 11y प्लस 11y, ठीक है, बटे 11। 11 कट गया, x माइनस y इक्वल टू x प्लस y, 9x माइनस x प्लस y, ठीक। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मित्रों ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 वर्ष। कितना, 45 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। यदि किसी त्रिभुज की लंबाई 40% कम कर दी जाए, उसके आधार को 40% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करें क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मित्रों जैसे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है। जब 2% दिए जाएं, क्या होता है, प्रतिशत 2% हों तो x प्लस y प्लस x बाई बटे 100। तो ज़रा देख लेते हैं, कमी कर रहे हैं तो -40 प्लस 40 माइनस 40 गुणे 40 बटे 100। तो ये 0 से दोनों 0 कट गया, 16 आया, ये 4 से ये 4 कट गया, तो 4 चौको 16% की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, 16% की कमी होगी। समझे मित्रों, इसका सीधा फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स बाई बटे 100। तो ये आपका कम हो रहा है तो माइनस का साइन, ये बढ़ रहा है तो प्लस का साइन, और इससे आप सीधा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला से गायब है। क्या है, श्रृंखला से मित्रों गायब है। तो ज़रा देखते हैं सर क्या श्रृंखला बन रही है। 27 में 30 जोड़ेंगे तो प्लस 3 आएगा, कितना आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो प्लस 7 आएगा, इसमें जोड़ेंगे प्लस 13 आएगा, कितना आएगा 13, इसमें जोड़ेंगे प्लस 19 और इसमें जोड़ेंगे प्लस 29, ठीक है। 4 3 4 जुड़ गया यानी अंतर 4 बढ़ गया, यहाँ अंतर 7 5 7 6 बढ़ गया, यहाँ अंतर 8 बढ़ गया 8, और कितना हो गया 8 का 19 हो गया ना, 8 3 11, यानी ये विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प आपका सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। नीचे दिए विकल्पों के उस समूहों को चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे किसे प्रतिस्थापित कर सकता है, तो ये प्रतिस्थापित करेगा मित्रों किसे, सी को, यानी EJW, ठीक है, EJW +4 +4 +4, ये सारे 4 4 के अंतर के बाद आ रहे हैं, किसके, 4 के अंतर के, तो इसी हिसाब से ये आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 50 पर। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो 4 7 6 15, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं सर क्या है, 4 7 6 15 क्वेश्चन मार्क 15 माइनस 4 गुणे 4 44, 15 21 माइनस 6 गुणे 4
60, 24 माइनस 7, जिस प्रकार 15 माइनस 4, 4 7, 15 माइनस 4 गुणे 4, 44 हो रहा, 60 हो रहा, कैसे हो रहा ये 44। अच्छा ये बात है मित्रों, ये देखिए 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 11, 11 गुणे 4 44, ऐसे ही 21 माइनस 4, 21 माइनस 6 कितना हुआ, 21 माइनस 6 15, कितना हुआ 15 गुणे 4 बराबर 60। वैसे ही 7 माइनस 4 एक्स गुणे 4, यानी 7 माइनस एक्स गुणे 4 होना है कितना 68। तो इनका किसके साथ गुणा होना है, 16 चौको 17 17, तो 17 ऐड होना है, यानी 10 यानी 20, यानी कितना आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए मित्रों आपका 24, कितना 24। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। 4 संख्याओं को युग्म दिए गए जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार की एक जैसी हैं, उनमें से एक भिन्न है, उस भिन्न को चयन कीजिए। तो वो भिन्न संख्या है आपकी 17307। कितनी है 17307, क्योंकि 14 से ये पूर्ण था, ये 342, 12 से 156। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। दी गई संख्याओं में 3 किस प्रकार समान हैं और एक आपका अलग है। तो 3 किस प्रकार समान है इसको देखना है। तो 3 मित्रों किस प्रकार समान है, अगर हम इस पे बात करें तो अलग कौन सी है, तो अलग है आपकी 241। कौन सी है मित्रों 241, क्योंकि अगर हम 8 की बात करें तो 3 की घात 2 माइनस 1, 26 की बात करें तो 3 की घात 3 माइनस 1, 81 की बात करें 3 की घात 4 माइनस 1। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53। एक परिवार में एक दंपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री है। अपनी बेटी की आयु से पिता 3 गुना है और माँ की आयु बेटे की आयु की आधी है। ठीक है, माँ की आयु बेटे की आयु आधी है माँ की आयु की। पत्नी पति से 9 वर्ष छोटी है और भाई बहन से 7 वर्ष बड़ा है। माँ की आयु क्या होगी। अगर मित्रों इसे सॉल्व करेंगे तो सीधा है, बेटी की आयु x मान लेते हैं, बेटे की आयु y मान लेते हैं सन की। ठीक है, माँ की आयु क्या है, मदर की आयु बेटे की आयु की दुगनी है तो 2y हो गया। ठीक है, पिता की आयु क्या कह रहा है, पिता की आयु की 3, बेटी की आयु पिता की आयु, और फादर की जो आयु है वो बेटे की आयु की कितनी है 3 गुना है 3x। ठीक है, बेटी की आयु x हो गई। ठीक, अब क्या आ रहा है, पति पत्नी से 9 वर्ष छोटी है, यानी 3x माइनस 2y बराबर 9 आना चाहिए। ठीक है, और भाई बहन से 7 वर्ष बड़ा है, भाई अपनी बहन से 7 वर्ष, यानी आपका भाई जो है y माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 7। तो इसमें आप सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो मित्रों आपका आएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 वर्ष। कितना 30 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी 60 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 4 सामान्य पासे जमीन पर फेंक दिए गए। इन चारों पासों के ऊपरी फलक पर अंकित संख्याओं का योग 15 है, क्योंकि ये ऊपरी फलक क्रमशः 3 4 6 2 संख्याएं दर्शाते हैं। ठीक है, जमीन से छूने वाले फलकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो कितने 4 सामान्य पासे फेंके गए हैं। तो मित्रों 4 सामान्य पासे फेंके गए हैं तो 3 4 6 2। तो अगर हम बात करें संख्याओं का योग के बारे में बताया गया है, तो संख्याओं के योग के बारे में पता करना है। संख्याओं के योग के बारे में मित्रों यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, जरा देखते हैं। जमीन से छूने वाले फलकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 से 4, 4 से 3, एक समान पासे के विपरीत फलकों का योग कितना होता है, विपरीत फलकों का योग होता है 7। कितना होता है 7। तो 3 और 4, 4 और 3,
2, 6 और 1, ठीक है, 2 और 5। अब बात आती है कितने योग करना है, 13, यानी 13 हो जाएगा। एक मेथड होता है मित्रों कि सामान्यतः पासे के विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 13। P किसी कार्य को करने में 20% कम समय लेता है, QR से 20% अधिक समय लेता है। PQR द्वारा किए गए कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मित्रों जरा देखते हैं PQR 3 है हमारे पास। तो क्या कह रहा है, P किसी कार्य को करने में Q से 20% कम, तो मान लेते हैं ये 80% लेता होगा, 20% कम हो गया, ठीक है। P रेशियो Q कितना हो गया हमारा, 80 और 100 का, ठीक है। अगर हम यही बात करें Q और रेशियो R के बारे में, किसके, Q रेशियो R के बारे में, QR से 20% अधिक समय लेता है, QR से 20% अधिक लेता है, तो ये क्या है 120 रेशियो 100। तो P, Q और R द्वारा किए गए कार्य का अनुपात ज्ञात करिए। तो काफ़ी सीधा करके भी हम इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यानी 80, 100, 120 और 100, ठीक है। तो ये और ये आप सीधा इसे गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले गुणा बाद में। 12 8 9600 रेशियो 12 000 रेशियो 1111, कितने जीरो, 1 2 1 2 1 2। तो ये हुआ 96 रेशियो 120 रेशियो 100। अब इसको क्या करें, अब मित्रों इसको हम फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जाएं और इसका ऑपरेशन कर दें। तो जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाके इसका ऑपरेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P रेशियो Q रेशियो, तो ये मित्रों हो जाएगा आपका कितना, ठीक है। तो इसे हल करने के बाद आएगा 25 रेशियो 20 रेशियो 24, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 25 24 नहीं ये नहीं, 25 20 24 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो इसका अर्थ किस शब्द से है, बिट किट सिट का अर्थ डोंट गो देयर, तो मॉनिस्टर का अर्थ बताना है। तो मित्रों मॉन्स्टर का अर्थ होगा PIT। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। रेलवे टिकट में समय खरीदते समय टिकट के 5वें स्थान पर था, अपना स्थान बदलकर 4 व्यक्तियों को पीछे के स्थान पर आ जाता है, जिससे उसके आगे पीछे व्यक्तियों की संख्या समान हो जाती है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने संख्या थी। तो जरा इसे बहुत सरल है, सीधा 5वें नंबर पर था, ठीक है। अब वो अपना स्थान बदल कर किस पे आ रहा है, अब वो स्थान बदल कर चौथे नंबर पर आ गया। कितने पर, चौथे पर। बदलकर 4 व्यक्तियों के पीछे के स्थान पर चला जाता है, 4 व्यक्तियों के पीछे, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया वो अब, ठीक है। जब यहाँ पे आ गया, जिससे आगे तथा पीछे व्यक्तियों की संख्या समान हो जाती है, आगे तथा पीछे। तो आगे 5वें पे था 4 और, तो यानी इधर कितने हो गए 9, 1 2 3 4 और इसके आगे 5 6 3 4 1 2 3 4 5 5 4 9, यानी अब यहाँ पे ये किसके 9 इधर आगे हैं और 9 इधर आगे हैं, 9 9 18 और इसके बाद उसका नंबर आता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक कम यानी 17 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58। 100 से 99 के बीच कितनी पूर्ण संख्याओं के अंक 3 होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये होगा आपका 252, यानी डी ऑप्शन। यदि राकेश ने एक वस्तु हरी को 20% लाभ पर
बेची, लेकिन हरी ने मोहन को 25% हानि पर बेच दी, मोहन ने श्याम को 20% हानि पर बेच दी, तो श्याम के क्रय मूल्य कितना होगा अगर राकेश ने उसे 500 रुपये में ख़रीदा था। तो यहाँ पर यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मित्रों आएगा आपका 360। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है? होटल, मोटेल, क्लब, सराय। तो यहाँ पे बात करनी है कौन सा भिन्न है, तो यहाँ पे क्लब मित्रों क्या है? भिन्न है। क्या है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह स्थान साधन जिसके माध्यम से संचारक के प्रापक तक का संदेश पहुंचाया जाता है कहलाता है। तो वो स्थान कहलाता है मित्रों चैनल। क्या है? चैनल। यदि एक घड़ी 4 घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है तो घड़ी द्वारा 8:40 पूर्वाह्न समय दिखाने पर यही समय सही समय क्या होगा? यदि घड़ी को 8 पूर्वाह्न पर सही समय मिला कर रखा गया था तो 4 मिनट में कितना बढ़ जाती है? तो मित्रों 4 मिनट में 1 घंटे में 4 मिनट बढ़ती है, यानी 1 आवर में कितनी बढ़ती है? 4 मिनट बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी 64 मिनट समय है, 64 मिनट समय है तो सही समय कितना होगा? 60 मिनट। समझे आएगी? 1 घंटे में 4 मिनट बढ़ रही है तो यानी 64 मिनट जब घड़ी बता रही होगी तब 60 मिनट हुआ होगा। अब 8 बजे सही मिलाकर रखी थी, क्या 8 बजे सही मिलाकर रखी थी तो सही समय बताना है। तो मित्रों यहाँ पर देखो 40 मिनट पहले सही उसने समय बताया था, यानी 1 घंटे में 40 मिनट बढ़ रही है। ठीक है, यानी अगर हम इसे सही करेंगे तो 1 मिनट में कितनी बढ़ेगी? 1 मिनट की बात करें तो 60/64, तो 60/64 जब इसे करेंगे फिर ऐसे ही आप 40 मिनट का निकाल लेंगे तो 60/64 × 40, यानी इसे आप सॉल्व करेंगे 10, 16, 8, 30। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 37.5 मिनट। कितना? 37.5 मिनट। तो कितना हो जाएगा 37.5 मिनट? ये आपका हो जाएगा 8D। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 पर और देखते हैं 63 हमारा क्या है। यदि x स्टार y बराबर x प्लस y माइनस एक्स वाई है तो x स्टार 2 बराबर x y स्टार 0 का हल क्या होगा? तो यहाँ पे इसका हल मित्रों होगा आपका x प्लस 2y, यानी इसका हल अगर हम करेंगे तो ये होगा आपका -3। ठीक है, क्या होगा? -3 x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 माइनस 2x y माइनस 0 माइनस 6। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एक फल विक्रेता 10 रुपये में 12 की दर से सेब खरीदता है और 12 मिनट में 10 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? क्या मित्रों? उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो फल विक्रेता सेब का क्रय मूल्य निकालेंगे। फल विक्रेता 10 रुपये में 12 की दर से खरीदता है, यानी एक सेब का मूल्य निकालेंगे हम। एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? एक सेब का मूल्य हो जाएगा मित्रों 10/12। एक से 10 रुपये में कितने खरीद रहा? 12, तो एक सेब खरीदेगा 10/12 में। तो एक सेब बेच कितने में रहा है? 12 रुपये में 10 की दर से। एक का विक्रय मूल्य, जब हम एक सेब का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 12/10 कितने में बेच रहा है? 12/10। तो उसका लाभ निकालना है। तो उसका लाभ निकालने के लिए सीधी है, क्या हम पहले लाभ अंतर निकाल लें। तो 12/10 माइनस 10/12 यानी 144 माइनस 100 यानी 44/120। कितना हो गया? 44/120। अब हम क्या करेंगे? इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत निकालना है ना, लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य है हमारा 10/12। कितना होगा? 10/12। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो मित्रों ये आ जाएगा आपका 44%। कितना आ जाएगा? 44%, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, PQRSTV, और उनके संबंधित ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। जब आप इन स्टेटमेंटों को हल करेंगे
तो क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो मित्रों इसका अगर आंसर हम देखें तो ये हो जाएगा BPS का पति है। नेक्स्ट, एक कूट भाषा में टावर ये लिखा है, उसी कूट भाषा में PJ अम्बाई क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें टावर +3 और -3 करके लिखा गया है, ठीक है। टी जैसे टावर को +3 यानी W, -3 यानी Q, ऐसे ही O के +3 यानी R और -3 यानी L, ऐसा लिखा गया है। तो ऐसे ही जब हम PJ अम्बाई किसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा आपका मीनार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, जरा देखते हैं। ए बी दोनों वृत्ताकार पथ के किनारे खड़े हैं। ए पूर्व की ओर देख रहा है, बी पश्चिम की ओर देख रहा है। ए से वृत्त के केंद्र अनुसार 180 डिग्री। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा बीच की दूरी 66 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर और देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न बताएं। सभी कुत्ते काले हैं, ठीक है। क्या हो गया, सभी कुत्ते काले हैं, ठीक है। सभी कुत्ते काले हैं यानी सभी कुत्ते काले हैं, यानी काला उससे बड़ा, उसमें अंदर सभी कुत्ते सफ़ेद हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िए, दो कथन सत्य हैं नहीं हो सकते, किंतु वे दोनों असत्य हो सकते हैं। केवल कुछ कुत्ते काले हैं, इसका अगर बनाएंगे सभी कुत्ते काले हैं तो ये, सभी कुत्ते सफ़ेद हैं तो ये, कुछ कुत्ते काले हैं तो ये, और कोई भी कुत्ता काला नहीं है तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे दिए कूट का उत्तर का सही चयन कीजिए। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो केवल 1 और 4 ही हमारे सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। एक परिवार में उत्सव में दादा दादी दादी, एक दादा एक दादी, 2 पिता 2 माँ, 4 बच्चे, 3 पोता पोतियाँ और एक भाई, 2 बहनें, 2 बेटे 2 बेटियाँ, एक ससुर एक सास और एक बहू एक बेंच पर बैठते हैं। बेंच में कम से कम कितने लोग बैठे हैं? तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो ये हमारा आएगा बेंच पर 7 लोग बैठे हैं। कितने? 7। एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाज PQRST ने औसतन 36 रन बनाए। S और T ने 5 रन ज़्यादा, T ने P से 8 रन कम, Q ने S से और T द्वारा बनाए गए कुल रनों के बराबर रन बनाए हैं एवं Q और R मिलकर 107 रन बनाए हैं। तो T के कुल कितने रन होंगे? तो बच्चों T के कुल रन होंगे 20। कितने? 20। नेक्स्ट चलते हैं। 65 के ग्रह का एक व्यक्ति एक स्थान पर एक नए व्यक्ति के आने से 8 व्यक्तियों का औसत 2.5 किलो बढ़ जाता है। इस नए व्यक्ति का वजन बताइए। तो 8 व्यक्तियों का औसत कितना बढ़ा है? 2.5 किलो। 65 किलो के एक व्यक्ति के आने पर 8 किलो लोगों का, यानी 8 दूनी 16 यानी 17। वेट कितना हो गया? 17 किलो वेट बढ़ गया है 65 किलो आने से। 8 दूनी 16, 8 पंच 40, सॉरी 17 नहीं, 8 पंच 40 की 0, 8 दूनी 16, 4 20, यानी आपका कितना वजन बढ़ गया है? 20 किलो वजन बढ़ गया है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। 65 में 20 हम जोड़ देंगे तो कुछ पता चलेगा। देखते हैं क्या पता चलेगा। तो ये आपका जब 20 हम जोड़ेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 85 किलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। एक झील में प्रतिदिन फूलों की संख्या दुगनी हो जाती है। यदि 40 दिनों में यह झील फूलों से भर जाती है तो बताएं कितने दिनों में यह झील फूलों की आधी भरी होगी। तो 40 दिनों में भर रही है। एक दिन में प्रतिदिन फूलों की संख्या दुगनी है, यानी आज 1 है तो कल 4, परसों 8, ऐसा हो रहा है। 1 4 8 16, ठीक है। 16 के बाद 32, ठीक। अब ये क्या कह रहा है? 40 दिनों में झील पूरी भर गई, तो इसकी कैपेसिटी हम 100 मान लेते हैं। तो आधी कब भरी होगी? तो यहाँ पर यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 39 दिनों में झील पूरी भर जाएगी, आधी भरी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। 36, 18, 77, 49, ये इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 49, 27। नेक्स्ट है हमारा म्यूटेंट नेट यूजेस LGED। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो मित्रों यहाँ पर सही होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 75। कौन सी बड़ी संख्या 3 की घात 11 अथवा 17 की घात 14 है? ठीक है, 3 की घात 31 की घात 11। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 31 की घात 11, ठीक,
में भाग देने पर कौन सी संख्या बड़ी है, 3 की 31 की घात 11 या 17 की घात 14। तो यदि हम इसका भाग देंगे तो यहाँ पर सॉल्व करके आएगा दोनों संख्याओं में 17 की घात 14 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, किसी कूट भाषा में टावर को BFELI लिखा हुआ है। तो टावर 2 + 1 O का T का B हुआ है। तो T का B का मतलब बना कि 20, T 20 नंबर पे है तो 2 आ गया, O 15 नंबर पे है तो 5 1 6 आ गया, F, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो T किस नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो 2 नंबर 20 का B आ गया, ये 15 पर है, 15 और 1 6 आपका ये आ गया, ठीक। ऐसे ही ये करेंगे तो मित्रों यहाँ पर क्या सही होगा, IEDIA। आपके पास अपने बॉस के साथ किसी कार्य के संबंध में मतभेद हैं, आपका बॉस कितनी बात मानने के लिए, ठीक है, आपका बॉस बातें करना है तो आपके बॉस के संबंध में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अपने बॉस के साथ किसी कार्य के संबंध में मतभेद है, आपका बॉस उसकी बात मानने के लिए आप पर दबाव बना रहा, आप क्या करेंगे, उसकी बात सुनेंगे और अपने विचारों को दबा देंगे, उस कार्य को छोड़ देंगे, तथ्यों के आधार पर उसकी बात समझाएंगे। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। कुछ कथन हैं, कुछ निष्कर्ष हैं। तो कुछ मूर्ख बुद्धिमान हैं, कुछ बुद्धिमान महान हैं। निष्कर्ष, कुछ मूर्ख महान हैं, कुछ मूर्ख बुद्धिमान हैं। मूर्ख हो गया और बुद्धिमान हो गया, कुछ बुद्धिमान महान हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर निष्कर्ष की बात करें, कुछ मूर्ख महान हैं, ये बुद्धिमान हैं, ये मूर्ख हैं, ये महान हैं, तो कुछ मूर्ख महान हैं, ऐसा कोई संबंध तो उसमें है नहीं, सभी महान बुद्धिमान हैं, कुछ बुद्धिमान महान हैं, सभी महान बुद्धिमान हैं। तो यहाँ B, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे मित्रों जो निष्कर्ष है ना A है ना B है, D ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। एक कीड़े का पीछा करते हुए कुत्ता पूर्व की ओर 40 मीटर दौड़ा और पश्चिम की ओर, फिर बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा। तो ये सब करने के बाद कुत्ता किस दिशा में पहुंचा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कुत्ता C दिशा में है, यानी उत्तर में। यदि सिट, मारो, किटी, क्लाउड और डाउन है तो नैरो BSI मिड का अर्थ इतना है, तो डाइट डाउन ही, तो गोज को अर्थ में किस शब्द में होगा। तो यहाँ पर यदि हम गोज का अर्थ देखेंगे मित्रों, तो गोज का अर्थ होगा KTI। किसका होगा मित्रों, KTI का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इसका होगा MIT मित्रों, क्या होगा, MIT। नेक्स्ट 81 देखते हैं। आप ऐसे कार्य को संभाल रहे हैं जिसमें निश्चित रूप से समय अवधि में पूरा किए जाना है। कार्य की बैठक के दौरान आप पाते हैं कि टीम के सदस्यों के बीच विवादों के कारण कार्य में देरी होने की संभावना है। आप क्या करेंगे, अपने बॉस से समय की वृद्धि के लिए कहेंगे, टकराव के कारणों पर गौर करेंगे और किसी और कार्य में तीव्रता लाएंगे। टीम के सदस्यों का प्रतिस्थापन के लिए अपने बॉस से कहेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन B सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो कौन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता इसमें बताना है, तो वो दिन है आपके सभी दिन नहीं हो सकते, ठीक है। प्रथम शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 5 है, ठीक है, तो बुधवार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 2 कारों के बारे में बताया जा रहा है और पूछा गया, एक कार XY क्रमशः 2 स्थानों A B 9 बजे पूर्वाह्न रवाना होती है। A तथा B के बीच की दूरी 700, दोनों कार की औसत चाल 60 किलोमीटर है। तो 11:10 X कार 10 बजे पूर्वाह्न से रुककर 11 बजे पूर्वाह्न दोबारा चलना शुरू करती है, जबकि कार Y बिना रुके चलती है। दोनों कारें एक दूसरे के सामने से कब गुजरेंगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें दोनों कारें एक दूसरे के सामने कहाँ गुजरेंगी, तो ये है आपका 3:20 पर। एक साइकिल सवार जब 15 से 40 किलोमीटर चलती है तो उसका एक पहिया 490 चक्कर काटता है, तो इसका व्यास बताइए। तो इसका व्यास मित्रों कितना हो जाएगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2πr × 490 क्या हो जाएगा, 2πr
गुणे इनकी संख्या बराबर 1540। तो इसे सॉल्व करने के बाद आएगा d कितना r 0.5, तो d हमारा क्या हो जाएगा 0.5 का दुगना यानी 1 मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 2x माइनस 1/2x बराबर 6, 4x स्क्वायर 1/x स्क्वायर। तो इसका अगर हम वर्ग कर दें, इसका अगर हम क्या कर दें, वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x बटे 2x, तो 2x से 2x कट गया बराबर 36। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 प्लस 2 यानी 38, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 86। 86 में देखें a की जगह z आया है, l की जगह o आया है, तो ऐसे ही जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा IVOZVW। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। 1/2 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1/4 की घात 2 माइनस 1 1/6 की स्क्वायर माइनस 1 डॉट 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 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे इसका मान बताना है मित्रों। तो ये मित्रों होगा 10/21। कितना हो जाएगा 10/21। 2 की घात 2, 4 की घात 2, 6 की घात 2, 8 की घात 2, 9, 10 की घात 2, 12 की घात 2, ऐसा करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 में पूछ रहा है अगला पद क्या होगा ZIA। तो यहाँ पे एक संबंध आएगा Z प्लस 1, ठीक है, -2, ठीक। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा N2676SS। प्रश्न चिन्ह का स्थान में बताइए। तो यहाँ पे स्थान में चिन्ह वहाँ पे लगा है, तो देखते हैं 235 क्या 235 प्लस 413 क्या हो जाएगा 235, और इन्हें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इन्हें ऐड कर देंगे तो 648 आ जाएगा। ऐसे ही 809 और 512 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही 36 और इन्हें ऐड करके जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये ऐड करने के बाद यहाँ पे आएगा 461। क्या आएगा 461। नेक्स्ट है 90। 10 विभिन्न प्रकार के पेनों में से किन्हीं 6 पेनों को कितने तरीकों से चुना जा सकता है। तो क्या है 10 विभिन्न प्रकार के पेनों को कितने तरीकों से चुना जा सकता है। तो ये सीधा है 10C6 तरीकों से चुना जा सकता है। अब 10C6 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10C - 6 यानी 10C4। क्या हो जाएगा 10C4, ठीक है। ठीक, इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे सॉल्व करें तो होगा आपका 10 9 फैक्टोरियल 10 हो जाएगा मित्रों, ठीक है। और फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 5 तक खोल देंगे। 10 9 8 7 6 और 5, ठीक है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 4 3 6 2 1 इंटू फैक्टोरियल 6। ये कट जाएगा तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद मित्रों आएगा 210। कितना आ जाएगा 210 यानी ऑप्शन ए, ठीक है। 10 - 10C6 और C4 यानी 10C6 बराबर होता है 10C4 यानी फैक्टोरियल 10 9, इसे 4 बार खोलेंगे 8 और 7, और नीचे आपका फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 4 3 2 1। तो जब आप इसे भी करेंगे इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 10C6 को 10 - 10C4, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। और 91 क्या कह रहा है इसको जरा समझें। 91 कह रहा है कि इसके बाद क्या आएगा, तो जरा देखते हैं भाई इसके बाद क्या आएगा 10PVVV, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो ये -2 है, ठीक है। और यहाँ पे P आ गया है, P से R पहुँचे +2 है, यहाँ पे पहुँचे -2 है, यहाँ पे पहुँचे +2 है, यहाँ पे पहुँचे -2 है, यहाँ पे पहुँचे +2 है, x/0
ZA। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो मित्रों आ जाएगा आपका 3 और 10। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 और इसमें सॉल्व करेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में देखेंगे। तो ये आपका क्या होगा, 16 और 14 यानी 84, इसका गुणा कर देंगे किसका, तो ये आ गया आएगा आपका 84। 84 इज इक्वल टू कितना, 8 और 4, तो 8 की जगह ये, 4 की जगह ये। ठीक है, 8 सत्ते 56 यानी 5 की जगह ये, 6 की जगह ये, 12 चौको 48 यानी ये और ये, 13 सत्ते 91 ये और ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा मित्रों, ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 और इसे सॉल्व करेंगे और पता करेंगे क्या इसका बनता है। तो ये मित्रों बनेगा आपका QAD। तो ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका D ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। शब्दों को बोले गए तरीकों को संदर्भित है, एक्स्ट्रा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, पर लैंग्वेज, काइनेसिक्स। तो ये आपका तरीका है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका पैरा लैंग्वेज, शब्दों के बोले गए तरीके। थर्सडे शब्द के अक्षरों को अर्थ और बिना अर्थ वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये मानते हुए किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति भी ना हो यदि किसी सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाए, लेकिन पहला शब्द एक में एक स्वर हो, तो ऐसे शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ऐसे शब्दों की संख्या हो जाएगी मित्रों 1080। नेक्स्ट चलते हैं प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का गुणा, गुणा का भाग, भाग का गुणा। तो 9 + 5 × 2, तो यहाँ पे देखें 9 - 5 गुणा का भाग 2, भाग का गुणा 5 और माइनस का प्लस 1। तो 2 से 5 नहीं गया। ठीक है, 5/2 × 5 - 9 + 1, तो 25/2 + 1 - 9, 2 9 दूनी 18 -25 + 1 कितना हो जाएगा, +1। तो इसको सॉल्व करने के बाद मित्रों आएगा आपका 14। कितना आ जाएगा, 14। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर, देखते हैं 97। तो 97 में कौन सा सत्य है, तो 20 5 ये असत्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। Q का P ये, तो ये अर्थ हो जाएगा, तो यदि P का अर्थ भाग, Q का अर्थ गुणा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद मित्रों आपका कैसा होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा 18 AABBAA। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका भी विकल्प क्या होगा, बी विकल्प सही होगा। एक ताजे फल में 70% पानी, सूखे फल में 10% पानी, 200 ग्राम ताजे फल को कितना सूखा फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो 66.66 किग्रा फल प्राप्त होगा। तो इस तरह मित्रों ये हमारा पेपर रहा CSAT का। तो CSAT का रिवीजन आपका कंप्लीट होगा। ध्येय IAS संस्थान का एक पेपर और है CSAT का, तो वो जल्द ही आपका अपलोड कर दिया जाएगा। मित्रों अब समय कम बचा है, तो आप अपना जो पहला पढ़ा हुआ है उसको दोहराएं और इसके अलावा आप मॉक टेस्ट को बराबर सॉल्व करते रहें। ओके मित्रों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।